Hey everyone, welcome to Unmistakable You. आई नो मुझे थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लग गया बिकॉज़ यहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड अभी थोड़ा मौसम सही है बट थोड़ी देर में हो सकता है फिर से मौसम ख़राब हो जाए। सो मैंने सोचा उससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ और फिर उसे अपलोड भी कर दूँगी। सो मैं 2 छोटी वीडियो आई होप छोटी ही हो आज अपलोड करूँगी, एक इस टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी वाला पोर्शन। वैसे तो मैंने कहा था कि हम बायोजेनी पढ़ेंगे बट व्हाट आई सॉ इज़ दैट कि आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो हमने मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके बाद ये आपका टॉपिक आता है विच इज़ योर ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स वाला है ना, अ थ्योरी। अगर मैं बायोजेनी की बात करूँ तो उससे पहले आपका एविडेंसेस आ जाता है। बायोजेनी या फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है ना आपका कहीं जाके यहाँ पे आता है, कैन यू से इट, है ना, ये यहाँ पे आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो हम एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस तरीके से फ्लो एनसीईआरटी में है हम उसी को कवर अप करेंगे, क्योंकि दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर क्लास 12th एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, हाँ मैंने पहले बताया था कि हम एविडेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट एविडेंसेस हम पढ़ेंगे कौन से वाले, पैलेंटोलॉजिकल वाले, पैलेंटोलॉजी वाला बोला था। फिर मैंने बोला था हम मॉर्फो एंड एनाटॉमी वाला पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में पहले एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन है, तो हम पहले इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज शाम को इस पैरा को डिकोड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम ये कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को साथ लेंगे, ये वाला जो पोर्शन है आपका पैलेंटोलॉजिकल वाला और एम्ब्रियोलॉजिकल वाला, और उसके बाद फिर ये आपका मॉर्फोलॉजी वाला आ गया, और फिर जियोग्राफिकल आता है। ठीक है, जियोग्राफी के बेसिस पे वो कैसा, देखो एडेप्टिव रेडिएशन जो है ना आपका, ये एडेप्टिव रेडिएशन ये आपका जियोग्राफी के ही बेसिस पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जियोग्राफिकल चेंज, जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो कैसे क्या एविडेंसेस हैं, ठीक है, इवोल्यूशन के। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं विद द ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। ये हमने लास्ट पढ़ा था, है ना, मिलर्स का एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी इस हेडिंग पे एनसीईआरटी की। तो पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। एक काम करते हैं, हेडिंग हमें इससे ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, है ना। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करेंगे, इसको देखेंगे सही से भी लिखा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा गलती हुई है। ठीक है, तो ये हमने हेडिंग डाल दी। वी आर डन विद द हेडिंग पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। अब समझते हैं। देखो, पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कि हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में, कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है ना, जैसी बनाई थी वैसी की वैसी है।
अभी तक भी वैसी है। सो ये पहले की थॉट प्रोसेस इस तरह की थी अगर हम देखें तो। ठीक है, एक और चीज़ मानी जाती थी कि लाइफ जो है ना, पैनस्पर्मिया वाला जो मैंने बताया था कि वो दूसरे प्लेनेट से आई है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम यही, अगर हम एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे ना, ये देखो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म में सबसे पहले ये लिखा हुआ है, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट व्हाट, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसकी 3 कॉनोटेशंस थे। तो ये इसके क्या थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, एंड इसके क्या थी, 3 कॉनोटेशंस थी। ठीक है, तो पहले हम इसी के बारे में लिखेंगे, रीडिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ, या तो इसको ऐसे करके लिखो क्योंकि 2 थ्योरीज हैं इसमें, है ना, इसमें क्या है, हमारी 2 थ्योरीज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा मोटा वाला लेंगे। इतना काफ़ी। ठीक है, हम लिखेंगे अर्ली थ्योरीज कि इसको लेके पहले की क्या मान्यताएं थी, क्या माना जाता था इवोल्यूशन को लेके। अर्ली थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है, द फर्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी भगवान के बारे में बात हो रही है ना, स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, तो इसके बारे में लिखते हैं, ये क्या कहती है, इट हैज 3 मेन postulates. It has 3 main postulates. What are these? The first one, all living organisms were created as they exist today. यानी कि भगवान ने जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म को बनाया था वो वैसे ही बनाया था जैसे वो आज की डेट में, जैसे इंसान है, हम लोग हैं, तो हम लोग ऐसे ही भगवान ने बनाए थे, डायरेक्ट ऐसे ही भगवान ने एक इंसान को भेज दिया था। या फिर जैसे लायन है तो वो ऐसा का वैसे ही है, हॉर्स है वैसा का वैसे ही है। वी नो दैट हॉर्स ऐसे नहीं थे पहले, है ना, साइज में भी अंतर था। सो ये माना जाता था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लाइफ ऐसे की ऐसी ही थी हमेशा से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living organisms were created as they exist today. Exist today. ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉस्टुलेट था। द सेकेंड वन इज कि जो डाइवर्सिटी थी वो हमेशा से ही स्पीशीज़ की सेम थी, जब क्रिएशन हुआ था तब से लेकर
ऐसी ही है आज तक, और ये हमेशा अनचेंज रहेगी। मतलब वैसे, मतलब जितनी आज हम क्या देखते हैं कि अर्थ पे मान लो हम पढ़ते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी है, 1.7 आई थिंक 1.8 तक के लिए माना जाता है अभी तक, मतलब खोजी गई है, इतना खोजा गया है, ठीक है। बट और इतनी जो खोजी गई है ना, इनके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो इनके अकॉर्डिंग पहले जो लाइफ क्रिएट करी गई थी, पहले जो डाइवर्सिटी थी वो उतनी थी, और ये आगे जाके इट्स इम्पॉसिबल है ना। वी नो अबाउट एक्सटिंक्शन, वी नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़, वी नो एवरीथिंग, एंड इसलिए ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं थी, है ना। हमें एक्सटेंशन तो हमें सबको पता है, डायनासोर्स का एक्सटेंशन, है ना, ऑल दीज थिंग्स वी नो दैट। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व हुई और एक नई जिन्होंने प्रजाति को जन्म दिया। तो इट्स नॉट लाइक कि डाइवर्सिटी सेम है। तो इनके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी was always the same since creation and will remain unchanged in the future। यानी कि आने वाले समय में या भविष्य में सेम ही रहेगी डाइवर्सिटी इनके अकॉर्डिंग, है ना। जो कि ऐसा नहीं है, वी नो दैट बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो तो एक्सटेंट ही हो जाती हैं। वी नो अबाउट डोडो, अब नहीं है। इनके अकॉर्डिंग अर्थ जो है, द अर्थ, पृथ्वी जो है वो 4000 साल पुरानी है, इज relatively young, about 4000 years old। ठीक है, कितनी साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी थ्योरी की अगर मैं बात करूं, सो वो आती है हमारी पैनस्पर्मिया वाली, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। पैनस्पर्मिया की बात कर रहे हैं हम। इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि आई थिंक ये मैंने पहले ही लिखवा दिया है ना। ये देखो, यहाँ पे आओ, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, ये हमने पहले ही लिख लिया, तो इतना नहीं लिखवाएंगे। इसमें एक लाइन लिखते हैं, वो है छोटी सी एक लाइन लिख लेते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन, इसमें थोड़ा सा अलग लिखते हैं। उनके अकॉर्डिंग लाइफ जो है किसी और प्लेनेट पे भी एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स टू, और वहीं से उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, पैनस्पर्मिया के रूप में हमारी पृथ्वी पे आई है। प्लैनेट्स टू विच हैव कंडीशंस लाइक प्रीमिटिव अर्थ। मतलब कि जैसे प्रीमिटिव अर्थ पे कंडीशंस थी, वैसे ही उन पे कंडीशंस है, तो लाइफ वहाँ भी एग्जिस्ट करती है। प्रीमिटिव अर्थ, एग्जाम्पल इसका उन्होंने दिया मार्स। किसकी बात की उन्होंने? मार्स ग्रह की, मार्स प्लैनेट की, है ना। उन्होंने किसकी बात की? मार्स की बात की। ठीक, अब आते हैं हम जो इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है उस पे कि क्या माना जाता था आफ्टर आपके ये 19th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है।
लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, शिफ्ट इन द theories ड्यूरिंग, कब की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं। तो हमारे हाय अब सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, ये वो लोग थे जिन्होंने स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी थी उसको चैलेंज किया था एक तरीके से, आप ये समझो। तो अब हमारे कौन आए, इनको हम अलग कलर से लिखते हैं, पिंक से लिखते हैं, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। तो हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के सफ़र की, चार्ल्स डार्विन वोयाज, वी नो दैट वो समुद्र के सफ़र पे निकले थे, है ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने, उनका जो शिप था, इसका नाम हमेशा याद रखना क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको हम पॉइंट को लिख लेते हैं सीधा, he went on a voyage on the ship named HMS Beagle, HMS Beagle, ठीक है। नेम्ड HMS Beagle, क्या लिखा था हमने, सेंटेंस हम लिखा है, ही वेंट ऑन वोयाज ऑन द शिप नेम्ड HMS Beagle, ठीक है, राउंड द वर्ल्ड, समझ रहे हो, अक्रॉस द वर्ल्ड वो गए, सॉरी, अरे राउंड द वर्ल्ड, राउंड द वर्ल्ड, अब सुनो कितने साल के लिए, फॉर 5 years, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और वो ईयर क्या थे, देखो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ठीक है, अगर आप याद रख सको तो लिख लेना, 1831 से 5 साल 1836, ठीक है ना। तो इतने साल के लिए वो क्या करा, उन्होंने ट्रिप पे गए, ट्रिप पे तो नहीं कहेंगे, काम ही था एक तरीके से, और उन्होंने कुछ स्टडीज़ की। उन्होंने क्या कहा, he concluded that एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो अभी लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, हम जिसे देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज़, क्या करती हैं, सिमिलैरिटीज शेयर करती हैं, रिटीज, नॉट ओनली among themselves, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम आपस में सिमिलैरिटीज क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हम इंसान हैं, हमारे 2 नाक 2 आँख, 2 नाक बोला मैंने, 2 कान 1 नाक 2 आँख, और भी कई चीज़ें, हमारा 99.99 समथिंग आई थिंक हमारा DNA सेम है ना। तो हम आपस में सिमिलैरिटीज क्या करते हैं, शो करते हैं, बट ऑल्सो
हमें पता है चिंपैंजीज के साथ या गोरिल्लाज के साथ है ना, हम काफ़ी सिमिलैरिटीज शो करते हैं, बट ऑल्सो विद द, उनके साथ तो करते ही हैं, बट ऑल्सो विद द एक्सटिंक्ट, यानी कि जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब है ही नहीं, उनके साथ भी एक्सटिंक्ट फॉर्म्स दैट लिव्ड, जो कि कब थी, जो कि शायद मिलियन ईयर्स एगो, क्या करती थी, मिलियन ईयर्स एगो, अरे यार एक सेकेंड, दैट लिव्ड, हाँ सही तो लिखा है, दैट लिव्ड मिलियंस ईयर्स अगो, यानी इतने साल पहले जो रहा करती थी, जिंदा थी, उससे भी हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं, दिखाते हैं हम सिमिलैरिटीज़, ठीक है। उसके बाद और क्या कहा, ही नोटेड दैट मैनी लाइफ फॉर्म्स have gone extinct, बहुत सी लाइफ फॉर्म्स क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी हैं, हैव गॉन एक्सटिंक्ट, एंड न्यू लाइफ फॉर्म्स what we can write arose यानी कि बहुत सी लाइफ फॉर्म्स थी जो एक्सटिंक्ट हो गई डिफरेंट पीरियड्स में, अर्थ की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, और बहुत सी लाइफ फॉर्म्स थी जो नई आई हैं अर्थ की हिस्ट्री में अगर हम बात करें, इन अर्थ्स हिस्ट्री। गॉट इट, ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कही, ठीक है। फिर उन्होंने बताया नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म, कि व्हाट ही टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात की है मेनली, और उनका मेन फोकस था रिप्रोडक्शन के ऊपर, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। देखो अभी समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहा गया इसमें, इसको समझते हैं। सबसे पहला, एनी पॉपुलेशन ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनी पॉपुलेशन हैज built in variation in characteristics, यानी कि अभी समझो, characteristics एक लाइफ फॉर्म है जिसने क्या करा है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन लाई है, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स में वेरिएशन लाई है, अकॉर्डिंग टू द environment, according to the availability of the food, according to the what we can say the seasonal changes, है ना। जैसे कि हमें पता है हाइबरनेशन के बारे में, हमें पता है एस्टिवेशन के बारे में, हमने पढ़ा है डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स के बारे में, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना, कि अलग अलग तरह की बीक्स थी, जो नट्स खाती हैं उनकी बीक स्ट्रॉन्ग थी, मोटी थी, बड़ी थी। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स देखते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इस बॉडी स्ट्रक्चर्स देखते हैं।
तो ये करेक्टर्स हैं एक तरीके से जो बिल्ड इन किए हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ने, और जो नहीं कर पाती वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाती हैं ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, एंड इट्स राइट। अब देखो व्हाट ही सेड, individuals with traits वो इंडिविजुअल जिनके पास कैसे ट्रेट्स थे, कैसे कैरेक्टर्स थे, हैव ट्रेट्स दैट enable them जिन्होंने किसमें मदद की उनकी, टू अडेप्ट होने में, बेटर टू अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, नेचुरल कंडीशंस, यानी कि क्लाइमेट, फूड और हम लिख सकते हैं एटसेट्रा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि individuals with traits that enable them to adapt better to natural conditions survive, and what they do, they survive and outbreed the, उन्हें ब्रीडिंग लाइन से हटा दिया, किन्हें, जो कि जिनके पास विच आर लेस एंडोड, एनसीईआरटी कहती है लेस एंडोड टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव करने के लिए कम ट्रेट्स हैं, जिनके पास कम हेल्पफुल ट्रेट्स हैं। समझ में आया? तो एनसीईआरटी कहती है लेस एंडोड टू सर्वाइव, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखते हैं, according to Darwin, अब आई वो बात जो मैं बता रही थी, फिटनेस रेफर्स अल्टीमेटली and only to रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो वो किस फिटनेस की बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन? ही इज टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, what he said better fitted यानी reproductively fitted organisms leave, क्या करेंगे, more progeny, है ना, more progeny या फिर ऑफस्प्रिंग। तो जब ये ज़्यादा प्रोजेनी करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, इट्स ऑब्वियस। वन मोर थिंग, और क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स with higher
सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट्स, जिनके हायर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन रेट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेट्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर। नेचर किन्हें सेलेक्ट करता है? जिनके रिप्रोडक्शन रेट और सर्वाइवल रेट्स ज़्यादा होते हैं। सेलेक्टेड बाय नेचर एज अ मैकेनिज्म, समझो, एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। किसके तौर पे? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के तौर पे। इवोल्यूशन, ठीक है। और जब ऐसा होता है ओवर टाइम, जब ये चीज़ होती रहती है ओवर टाइम, एक समय के बाद, सॉरी, ओवर टाइम दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। समझ रहे हो? नई स्पीशीज का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है। जिराफ पहले ऐसे नहीं थे जैसे अभी दिखते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो गर्दन उचका के सोया है, बट जिराफ के केस में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने माइस के ऊपर वो चीज़ करके देखी है, एक्सपेरिमेंट, कि क्या ऐसा होता है भी है या नहीं। अब सुनो, जिस टाइम पे ना हमारे जो चार्ल्स डार्विन है, ये वाली जो उनकी थ्योरी है, ये पूरी, ये जो हमने पढ़ा अभी, जिस टाइम पे वो अपने ये कंक्लूजन्स दे रहे थे, जिस टाइम पे वो ये चीज़ें नोट कर रहे थे, कोइंसिडेंसली उसी समय हमारे दूसरे एक और नेचुरलिस्ट थे, एल्फ्रेड रसेल वॉलेस पूरा नाम था। वो भी वर्क कर रहे थे इन्हीं चीज़ों के ऊपर, बट वो ही इज़ वर्किंग इन मलय आर्चिपेलागो, ठीक है। कहाँ है इस समय? इंडोनेशिया में। तो लिखते हैं, तो हमने किसके बारे में लिखा? पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में लिखा। अब हम लिखेंगे एल्फ्रेड वॉलेस के बारे में। एल्फ्रेड रसेल वॉलेस। हमने इस तरीके से तो नहीं लिखा है, आई थिंक पिछले वाले पेज में। पहले मैं देख लेती हूँ कैसे लिखा है। हाँ, चार्ल्स डार्विन वोयाज, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एल्फ्रेड वॉलेस के बारे में, ठीक है। अब हम लिखेंगे एल्फ्रेड रसेल वॉलेस, ठीक है। इनके बारे में लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी वही सब कहा यार जो उन्होंने कहा ना, इनकी सेम वो थी। वट ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, he was a naturalist and who worked in Malay archipelago, जिसे हम कहाँ इस समय क्या है वो? मलय, इंडोनेशिया, ठीक है। एंड he reached to the identical
conclusions regarding what? Natural selection. देखो ये कोइंसिडेंस कह सकते हो. अराउंड द एग्जैक्ट टाइम, अराउंड दी, उसी टाइम की बात है, दी एग्जैक्ट टाइम एज डार्विन. ठीक है कि जिस समय डार्विन ने किया था. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई. ठीक है, 3 और चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहला एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे हमारे ह्यूगो डी व्रीज के बारे में पढ़ते हैं, और एक टर्म हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. तीनों को समझते हैं. ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिखना शुरू करती हूँ, इससे लिखते हैं. सबसे पहले हमने बात की एरिस्टोटल के बारे में. एरिस्टोटल के बारे में, तो हम एरिस्टोटल के बारे में बात करें अगर, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था? ही प्रपोज्ड स्केला नेचुरे but he said ladder of nature, ladder of सीढ़ी of nature, या फिर क्या बोल सकते हैं? great chain of being, great chain of being, great chain of being. ठीक है, सो इसको समझते हैं. इन्होंने क्या कहा था? देखो ये ना थोड़ा अलग है, सुनो ध्यान से. व्यूइंग, इन्होंने लाइफ को क्या से देखा? लाइफ एज ए फिक्स्ड. ये ना मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मैं अभी स्टाफ मार्क कर दूंगी. फिक्स्ड हायरार्की है पहले से ही. हायरार्की फ्रॉम लोएस्ट फॉर्म्स अप टू द मैन. पता है? लोएस्ट फॉर्म फ्रॉम लोएस्ट फॉर्म अप टू द मैन तक. यानी कि उन्होंने इस तरीके से एक लैडर बनाया था. और ये बहुत ऊपर तक था. सबसे नीचे उन्होंने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप कह सकते हो एक तरीके से, उनको रखा था. फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाओगे, बहुत सारी सीढ़ियों के बाद यहाँ पे आपके इंसेक्ट्स आ गए. फिर ऐसे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्होंने टॉप पे सबसे किसको रखा था? एट टॉप जो हमारे थे वो मैन थे, यानी ह्यूमन बींग्स उनको रखा था. कहाँ पे? टॉप पे, टॉप पोजीशन. ठीक है, ये थे हमारे एरिस्टोटल के बारे में था. अब आते हैं हम दूसरे, जिनका हम आगे जिक्र भी करेंगे. वो है हमारा ह्यूगो डी व्रीज. ह्यूगो डी व्रीज. ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या मेन बातें कही. बट अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं. ही स्टेटेड अबाउट द
म्यूटेशंस, किसके बारे में बात की? म्यूटेशंस के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशंस, व्हाट आर द म्यूटेशंस? म्यूटेशंस आर योर सडन जेनेटिक चेंजेस, है ना, मतलब सडनली जेनेटिक जो कोड है आपका या जीन है आपका उसमें चेंज आ जाना, जैसे कि किसी भी कारण हो सकता है, देयर आर मैनी कॉज फॉर देम। जैसे आपका कोई जैसे यूवी रेज हो गया, या फिर जो रेडिएशंस हो गए उनकी वजह से चेंज आना, या फिर आपका सडन म्यूटेशन, आपका डिलीशन हो जाना, है ना, आप डिलीशन और एडिशन पढ़ते हो, है ना, कोड्स में, डीएनए में। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, सडन चेंजेस हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन हो रहा है इनके अकॉर्डिंग। बट इवोल्यूशन इज़ नॉट सडन, वी नो दैट वेरी वेल, है ना, हमें पता है उनके अकॉर्डिंग ये जो चीज़ हो रही है वो म्यूटेशंस के वजह से हो रही है, जो सडन चेंजेस आ रहे हैं। बट हमें पता है इवोल्यूशन इट्स नॉट सडन, इट्स ग्रेजुअल। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें व्हाट ही सेड, he stated mutations are responsible for evolution rather than माइनर कंटिन्यूस वेरिएशंस, कि जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं ना उनके बजाय। बट हाँ, म्यूटेशंस भी एक कॉज है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत बात है, म्यूटेशन भी एक कॉज है। बट हमें पता है इवोल्यूशन इज़ वेरी ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं जो सडन नहीं होते इवोल्यूशन के लिए, सॉरी, है ना। तो ये ह्यूगो de Vries थे। अब हम बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। एनसीईआरटी की लाइन है जो कहती है लास्ट में, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको समझो। कंक्लूजन्स के बारे में अगर हम बात करें, कंक्लूजन्स अगर हम देखें, कंक्लूजन्स अगर हम पढ़ें, पहले तो मैं एक स्टार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, ठीक है। कंक्लूजन्स पे हम आते हैं। सबसे पहला, ऑल एग्जिस्टिंग, एक सेकेंड देखूँ तो ज़रा कितने मिनट की होगी, 43 मिनट की, चलो 1 घंटे पे तो नहीं पहुँचेगी। ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, छोटी है, जो मैं और वीडियोस डालती हूँ 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इवन एक तो 1 घंटा 45 मिनट की है, आई नॉट रिमेंबर प्रॉपरली, बट हाँ इतनी है। शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, है ना, ऑफ कोर्स यार, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी जिंदगी, और जब उस सेल से स्टार्ट हुई थी तो यानी वो ही हमारा एक तरीके से कहा जाए पूर्वज है सबसे पहला। तो दैट एग्जिस्टेड एट डिफरेंट पीरियड्स, वो सारी लाइफ फॉर्म्स जो डिफरेंट पीरियड्स में एग्जिस्ट करी है, जिन्होंने करा है एग्जिस्ट, जो वो चाहे आज की डेट पे एक्सटिंक्ट हो गई या जो एक्सटिंक्ट भी नहीं है, जो आज भी प्रेजेंट हैं, उन सब में कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कॉमन है। अर्थ्स हिस्ट्री, ठीक है। और वी नो दैट कि हमारी जो अर्थ हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है
इसको मैं ऐसे लिख दूँ, वो अर्थ की जो हिस्ट्री है वो डिवाइडेड है किस किस में, इपॉक्स में, या फिर पीरियड्स कह सकते हैं, पीरियड्स में भी डिवाइडेड है, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से आप बाद में पढ़ोगे, एंड एराज। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या कही, नेक्स्ट चीज़ क्या कंक्लूड हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है, वो कहती है जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हिस्ट्री ऑफ अर्थ closely correlates with the biological history of life of earth। बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की कोरिलेट करती है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ। आप देखना एक टाइम पीरियड पे कुछ तरह के ऑर्गेनिज्म थे, फिर उस टाइम पीरियड के बाद किसी, जैसे प्लांट्स में बहुत हुआ है ये चीज़, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड पे कैसे प्लांट्स प्रेजेंट थे, फिर एक टाइम पीरियड के बाद कैसे प्लांट्स आए। तो इसलिए कहा गया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है कोरिलेट करती है इसके साथ, आपकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ। इसका कोर कंक्लूजन समझो, वो है The earth is not thousands of years old. Earth is not thousands of years old. जैसे पहले सोचा जाता था, but billions of years old. But billions ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब एक बार फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा, ठीक है, और ये हमने पढ़ा। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इतना ज़्यादा नहीं है, कॉपी में करोगे तो आई थिंक कम ही पन्नों पे आएगा। चलो एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, अ थ्योरी। Conventional religious literature tells us about the theory of spatial creation. We know that, हमने पढ़ा है theory of spatial creation। इसके 3 connotations हैं। सबसे पहला, one that living organisms, species or types that we see today were created as such। ऐसे कैसे बनाए गए थे, लिखा था हमने। The second one is that the diversity was always the same since the creation के टाइम पे जैसे बनाई गई थी वैसी की वैसी ही है, और will be the same in the future, हमने कहा था आने वाले फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी। थर्ड, 4000 साल पहले की बात की थी कि 4000 साल पहले ही जो है अर्थ बनी है, इतने साल पुरानी है। ऑल द आइडियाज़ वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की बात करी, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी चेंज आया, शिफ्ट देखा हमने, ठीक है। उसके बाद 19th सेंचुरी को चलो अलग कलर से डिनोट करते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ वॉयाज, सी वॉयाज, इन अ शिप, सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड, चार्ल्स डार्विन, कितने साल के लिए की थी वो वॉयाज, वी नो दैट फॉर 5 years, ठीक है। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर similarities to the varying degree not only among themselves, हाँ आपस में ही नहीं बल्कि उन लाइफ फॉर्म से भी जो कि मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करती थी। ये लिख लिया था हमने, है ना, अब अपने नोट्स में ऐड कर लिया है। दूसरा, उनमें से हमने एक्सटेंशन के बारे में की थी जो अब है ही नहीं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो अब है ही नहीं, और उन्होंने एक्सटेंशंस के बारे में बात की। और क्या बोला, नई लाइफ फॉर्म रोज हो गई है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। अब देखो ये वाली लाइन जो हमने लिखी थी, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मान लो किसी पॉपुलेशन ने क्या करें, बिल्डिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, जैसे क्लाइमेट,
food, physical factors etc. would outbreed the others. Outbreed कर देगा. मैंने कहा था ये लाइन आई कि that are less endowed to survive under such natural conditions. Another word used is fitness of the individual or the population. The fitness according to the Darwin was, we know that about the reproductive fitness. So he talk about the reproductive fitness. Those who are better fit in the environment leave more progeny than the others. इसलिए सर्वाइव करेंगे ज़्यादा और सेलेक्टेड बाय द नेचर, है ना. इसको ही हमने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन कहा. और ये क्या इम्प्लाई करता है एज अ मैकेनिज्म. और यही नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर द इवोल्यूशन. ठीक है. लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट, हाँ, एल्फ्रेड वॉलेस के बारे में पढ़ा है हमने. अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलय आर्चिपेलागो हैड ऑल्सो कम टू द सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. अब देखो, ये 3 मेन पॉइंट हैं जो कि हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं. उससे लेकर क्या, पहला, all the existing life forms share similarities and share common ancestors. These ancestors were present at different periods in the history of life. डिफरेंट पीरियड, जैसे इपॉक्स में, पीरियड्स में या फिर एराज में. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये देखो, ये जो लाइन हमने कही थी कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, डार्क करते हैं. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, है ना. जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की, वो क्लोजली किससे कोरिलेट करती है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री से. कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट, क्या है, अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एज वॉज थॉट अर्लियर, बट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, है ना. बहुत ज़्यादा ओल्ड है. पहले जैसे हम सोचते थे कि सिर्फ 4000 साल पुरानी है, ऐसा नहीं है, बहुत साल पुरानी है हमारी अर्थ. ठीक है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. शाम को मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, अभी तो मैं यही वीडियो अपलोड कर रही हूँ. सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. वी विल फोकस ऑन द एविडेंसेस देन. ठीक है. हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन. ठीक है. इसको हम मेन फोकस करेंगे शाम को. और मेन हम किसके बारे में बात करेंगे, मेन हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल. ठीक है. इन दोनों को देखेंगे पहले. वैसे इसमें कितने आते हैं, 4 आते हैं. कौन कौन से आते हैं देखेंगे. हाँ, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, आपके मॉर्फो एंड एनाटॉमी, मॉर्फो एंड एनाटॉमिकल. ठीक है. और नेक्स्ट आपका और कौन सा आता है, एक इसमें आता है आपका जियोलॉजिकल. ठीक है. सो ये चीज़ें हैं आपकी एविडेंसेस में. पर मेन हम आज की जो वीडियो में फोकस करेंगे वो हमारा होगा इसके ऊपर, पैलेंटोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल. ठीक है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते. अच्छे से प्लीज़ आप अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आप देखते हैं, और शेयर ज़रूर कीजिए जिनको ज़रूरत है उन बच्चों के साथ. दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.